हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व एग्जाम ओरिएंटेड केस स्टडी। ऐसे केस स्टडी जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं उनके पूरे पूरे, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ केस स्टडीज सॉल्व करके भी बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो डेफिनेटली डू वॉच इट टिल लास्ट। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, और कैसे अपना आंसर शुरू करना है या लिखना है। ये तीन चीज़ों को मैं इन डेप्थ में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं तीन चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सीधे लग जा। ओके ओके ओके। तो बच्चों, मैं यहाँ पर को सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ, इधर पे लिख रहा हूँ मैं, व्हाट टू डू। फिर यहाँ पर को मैं लिखना चाह रहा हूँ व्हाट नॉट टू डू। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाउ टू राइट आंसर। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है अपना केस स्टडी आने से पहले। तो उसको सबसे पहले हमको रीड क्वेश्चन करना है बिफोर डायरेक्टली रीडिंग टू केस स्टडी। सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमने फिर केस स्टडी को पढ़ना है। केस स्टडी पढ़ने के बाद हमको जो केस स्टडी में हमको कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ जैसे प्लानिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स, उनको अंडरलाइन करना है या फिर उसको कंसिडर करना है। एग्जाम में अंडरलाइन करना पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी बार, तो उनको हमने देखना है। तो बेसिकली इन सबको हम बोलते हैं स्किम करना, स्कीमिंग। तो हमने फर्स्ट जो चीज़ करनी है वो है केस स्टडी को स्किम करना है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ताकि हम एक बार आइडिया लगा सके कि हमको क्वेश्चन आखिर पूछना क्या जा रहा है। तो फिर हम उस केस स्टडी को स्किम करेंगे, स्किमिंग वाली प्रोसेस करेंगे। और अब जो आता है, हम देखते हैं कि व्हाट नॉट टू डू, हमको केस स्टडी करते समय क्या नहीं करना है। तो पहली चीज़ है वो है कि जैसा आपको केस स्टडी दिया है वैसे का वैसा अपना आंसर लिखना। ये बिल्कुल एक बड़ा नो है, आपको ऐसा नहीं करना है। अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, सारे के सारे केस स्टडी को ही अपना आंसर बना देते हैं। इंग्लिश का अनसीन पैसेज और बिजनेस की केस स्टडी दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको साथ में लेके नहीं चलना है। तो ये ऐसा नहीं करना है और अपना जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है। ये ऐसे करके आपको आंसर नहीं लिखना है। कट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू राइट योर आंसर। आपने इन दोनों पॉइंट के कंसीडर करने के बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाउ टू राइट योर आंसर इन केस स्टडी। तो बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू राइट आंसर्स इन योर केस स्टडी। अब आपको केस स्टडी में आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट लिखना है, कॉन्सेप्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लानिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रखा है तो प्लानिंग में क्या चीज़ पूछ रहा है, तो वो आएगा आपका नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट में। फिर दूसरा है उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है इन 2 और 3 लाइन्स, दैट्स इनफ। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, डिफाइन। और फिर तीसरा है
अप्लाई इट टू द केस। उस केस में उस कॉन्सेप्ट को कहाँ पर को आ रहा है, क्या आ रहा है, फिर वो अप्लाई करके उसको समझाना है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बात हो रही है कि बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए अच्छा नहीं है, तो आप बॉस इज नॉट गुड ऐसा मत लिखिए। बॉस इज नॉट गुड कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी 12th वाले बच्चे ने लिखा है। इसके बदले में आप लिख सकते हैं लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड मोटिवेशन। बॉस अच्छा नहीं है, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा नहीं करता है, बॉस इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट डूइंग गुड फॉर हिज एम्प्लॉयज़, ऐसा लिखना नहीं है हमको आंसर में। इसके बदले में हम लिख सकते हैं लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये ये लिख के पता चल रहा है कि हाँ, किसी 12th वाले ने, किसी 12th वाले बच्चे ने ये लिखा है। तो अपने आंसर को ऐसा बनाइए कि लगे कि यार मैं 12th वाले बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी में। और आपको भी पता है कि दिन पर दिन, डे बाय डे केस स्टडी का वेटेज ज़्यादा हो रहा है बिजनेस स्टडीज़ में। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको केस स्टडी में हेल्प करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में कैसे केस स्टडीज सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारा केस स्टडी है, यहाँ पर को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने कुछ केस स्टडीज उठाए हैं। तो सबसे पहले हम सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 फीचर्स एंड 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अच्छा अच्छा, सीधे आप इसमें क्वेश्चन पढ़ने का भी ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन अबव केस, इन अबव पैरा। आप अपने मन से नहीं लिख सकते, इसमें ऊपर पैराग्राफ में पढ़ना है और आपको समझना है। तो लेट्स स्टडी अच्छे से। ग्लोबल फूड सबमिटर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ अ गुड कस्टमर बेस, रिसेंटली इट हैज एक्सपेंडेड इट्स न्यू फॉर हेल्थ केयर, देयर इज शिफ्ट इन consumer demand for healthier food options. For this reason, the company needs to adapt to companies. ओके 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 ओके। तो बच्चों मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आप भी सॉल्व करिए जो मैंने अभी पीछे बताया था वैसे ही। अब आई होप कि आपने सॉल्व कर दिया होगा। तो सबसे पहले हमको इसमें बताना है कि फीचर्स और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बच्चों थोड़ा सा एक बार बैक जाते हैं हम। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि केस स्टडी आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। आपको चैप्टर पता होगा अच्छे से, उसके कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आपको आते होंगे, तभी आप केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। फिर अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, बाकी मैंने 3 चीज़ बताई दी है, इसको आप अच्छे से कंसिडर कीजिए। और अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले ये हमको पूछ रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको सीधे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 3 और उसमें पूछा आपके फीचर्स, तो आपको इसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए। एक्सटर्नल फोर्सेज, स्पेसिफिक इंटरनल फोर्सेज, डायनेमिक, ये सारी चीज़ें। तो अब हम इसके हिसाब से लिखते हैं आंसर। थोड़ा सा पॉज हो जाओ, कुछ चल रहा है, इसको खत्म करते हैं इसके बाद। तो बच्चों इसका आंसर है एक्सप्लेन। पहले हम 2 फीचर्स के बारे में बताते हैं जो अबव पैराग्राफ में है। आपको पता होगा कि प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, ग्लोबल जो कंपनी थी इस फाइंडिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो रहा था इसको प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो पहला फीचर है इसका होगा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, आपने
अच्छे से पढ़ा होगा बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर कोई भी डाउट है चैप्टर में तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट। वैसे बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा? फीचर्स, अनसर्टेनिटी। और दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब होता है फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फीचर्स इसके दो हो गए, अनसर्टेनिटी और डायनेमिक। अब हम इसके इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंस में क्या, कहाँ पर से बन रहा होगा इसका? हाँ, इसका तो पहले तो यहीं पर से बन जाएगा। क्या क्या है? हेल्प इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। तो पहला हो गया हेल्प इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, यानी कि जो रैपिड चेंजेस है बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी, उससे कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और जो दूसरा है वो है हेल्प्स इन या इंक्रीजेस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, इंक्रीजेस परफॉर्मेंस या फिर इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, एक ही बात है। तो ऐसे करके आपको अपने केस स्टडी को सॉल्व करना है। अब हम अगला केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी नंबर 2। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हम साथ साथ में रेड करते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको हेनरी फेयोल के सारे प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। कितने प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फेयोल ने? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक अब हम इस क्वेश्चन को रेड कर लेते हैं। मारुति इंटरप्राइजेज या मारुति इंटरप्राइजेज जो भी है, इज अ लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन्स। फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स एम्प्लॉयज हैव बीन रिपोर्टिंग डिससेटिस्फेक्शन विद द ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट विच लेड टू डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी उनकी घट गई। अगला, द मैनेजमेंट रियलाइज दैट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक हो गया। ऑन वन हैंड द प्रोडक्शन मैनेजर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स टू स्पीड अप द वर्क टू अचीव द टारगेट, whereas on the other hand sales manager is also giving instruction to the worker for the production department to slow down the production as sales are not picking up। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। It was also observed by the company management that there is lack of proper communication among different level of superior and subordinate। In the case of emergency, a worker is not able to contact the CEO directly, which is affecting the productivity and the morale of the workforce। The management, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा, बहुत सिंपल सिंपल केस स्टडी है। 3 प्रिंसिपल कौन कौन से? सबसे पहले तो ये प्रोडक्शन मैनेजर आपका उनको काम जल्दी करने को बोल रहा है, और सेल्स मैनेजर बोल रहा है कि आराम से करो, क्योंकि अब सेल्स का यहाँ पर को क्या काम तो होगा? यूनिटी ऑफ कमांड। और फिर हो सकता है यहाँ पर को अगला क्या होगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, किसी का भी फोकस नहीं है, और यहाँ पर को कोई भी सीईओ के पास डायरेक्टली नहीं जा रहा है। किससे? उसका मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज का भी घट जा रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? जहाँ पर को हम सीधे डायरेक्टली सीईओ के पास नहीं जा सकते। यस, स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो यहाँ पर कुछ 3 प्रिंसिपल मैंने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, आप लोग एक्सप्लेन कर देना। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं नहीं करता हूँ। तो आज की लास्ट और तीसरी केस स्टडी है आजा, हाँ ठीक है, आ जाओ, पढ़ लो आप भी, मैं भी पढ़ लेता हूँ। वीडियो पॉज कर लो और इसका आंसर बताओ। पॉज कर लो, पॉज कर लो, पॉज कर लो, पॉज कर लो, ठीक है। अब आप आंसर देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 4 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पता है ना? यस, चलो अब एक्सप्लेन करते हैं। कपिला इज वर्किंग एट क्रेजा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म, ठीक हो गया। डिस्पाइट बीइंग फ्रीक्वेंटली इंटिक्टेड बाय मेनी कॉम्पिटिटिव कंपनीज ऑफरिंग हर हायर पे पैकेज, कपिला चूजेस टू स्टे विद क्रेजा, ठीक हो गया। लॉयल, सी enjoys her work at her job is designed with greater variety of work content requiring higher level of knowledge and skill and provides the opportunity for personal growth। Very good। The company has appropriate skill development programs and a sound promotion policy due to which Kapila has been getting promotions year after year। Not only this, Kapila work is being appreciated by the management from time to time। She always gives valuable suggestion and is being rewarded for that also।
over the above the company implements measures and stability of the employees in the organization, all the factor motivate Capella to continue his work. ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये क्या बना दिया है मैंने, ठीक हो गया। तो इसका क्या आंसर होगा, क्या है इसका आपके अकॉर्डिंग? ये केस स्टडी तो बहुत सरल वाले आ गए हैं। चलो, इसका सबसे पहले ही होगा कि उस कंपनी वाले कपिला को बार बार अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे उसका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा उसको उसी कंपनी में रहने के लिए प्रवोक कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको 4 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बताने हैं। तो हम यहाँ पर को 4 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताते हैं। इसकी सबसे पहले उसको है प्रमोशन, देख रहा था मैं कहीं ना कहीं, हाँ, प्रमोशन, प्रमोशन मिल रहा है उसको। फिर दूसरी चीज उसको मिल रहा है यहाँ पर को क्या 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 क्या, हाँ, रिवॉर्ड मिल रहा है ना उसको। तो कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्निशन मिल रही है ना, रिकॉग्निशन ये भी मिल रहा है। स्टेबिलिटी, अच्छा, यहाँ पर को कहीं ना कहीं उसको कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल रही है। हाँ, उसको यहाँ पर को स्किल्स सीखने को भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्वायरिंग नॉलेज या एक्वायरिंग सॉफ्ट स्किल्स, कुछ भी लिख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स या नॉलेज आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। फिर यहाँ पर को उसको कहीं ना कहीं मिल रही है जॉब सिक्योरिटी। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर दिए, एक्सप्लेन आप लोग कर लेना। थोड़ी सी बेकार हैंडराइटिंग हो गई है, स्मार्ट बोर्ड में ऐसी हैंडराइटिंग है मेरी। तो दोस्तों, ये रही हमारी 3 केस स्टडीज जो मैंने सॉल्व करके बताई आपको। आई होप कि आपने भी सॉल्व करी होगी। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो मैंने स्टार्टिंग में जो 3 पॉइंट्स बताए थे ना, क्या क्या थे 3 पॉइंट्स, एक और बार बता देता हूँ। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू राइट आंसर्स। इन तीनों को अच्छे से समझना, डेफिनेटली एग्जाम्स में आपके काम आएगी। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रही तो 2-3 बार देख लेना, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये आपके काम जरूर आने वाली है। तो थैंक्स अ लॉट अभी तक देखने के लिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेफिनेटली सारे अपने दोस्तों को भेजिए, उनके भी काम आएंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट, नीचे कॉमेंट सेक्शन ओपन है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अब अगली वीडियो।